नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनु मलिक। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बिहार में हुआ एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 26 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 नवंबर तक रहेंगे जोहानिसबर्ग की यात्रा पर। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। यात्रा के दौरान कर सकते हैं प्रधानमंत्री विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें। ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला है लगातार चौथा G20 समिट। लाल किले के पास विस्फोट मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई। 4 और मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में 3 जम्मू कश्मीर के और 1 उत्तर प्रदेश का निवासी। प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा पर कसा शिकंजा। डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में की चार्जशीट दाखिल। मामले में ईडी ने वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में किया गया था रिकॉर्ड। आज से गोवा में सितारों का जमघट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत समेत दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का होगा प्रदर्शन। रजनीकांत का होगा विशेष सम्मान। और डेफलिम्पिक में भारत के पदक जीतने का सिलसिला जारी। गोल्फ में दीक्षा डागर ने जीता स्वर्ण, तो वहीं निशानेबाजी में आया रजत। भारत के कुल पदकों की संख्या पहुंची 13। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई है। अब बिहार में 18वीं विधानसभा का गठन होगा। पटना के गांधी मैदान में एक विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गोपनीयता का शपथ सम्राट चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सम्राट चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा विधायक दल के उपनेता विजय सिन्हा ने कहा, बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को अपना जनादेश दिया है। डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने जनादेश दिया।
नीतीश मंत्रिमंडल के 6 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ ली। वहीं भाजपा से दिलीप जायसवाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा अशोक चौधरी, श्रवण कुमार और मंगल पांडे ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। सुनील कुमार, संतोष कुमार सुमन माझी ने भी शपथ ली। इसके अलावा लेसी सिंह और मदन साहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि बिहार के मंत्रिमंडल में लेसी सिंह समेत 3 महिलाओं को जगह मिली है। मोहम्मद जमा खान, संजय टाइगर और रमा निषाद ने गोपनीयता की शपथ ली, जबकि सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद और अरुण शंकर ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। लखेंद्र कुमार रोशन और श्रेयसी सिंह को शपथ दिलाई गई। वहीं दीपक प्रकाश, प्रमोद कुमार, संजय कुमार पासवान और संजय सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया एक्स पर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार को हार्दिक बधाई दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार जी और सभी नए शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों को उनके दायित्व ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि उनका सामूहिक नेतृत्व बिहार में सतत विकास, सुशासन, समावेशी विकास और समृद्धि के एक नए चरण की शुरुआत करे। मैं राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में उनकी सफलता की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं को शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक अद्भुत टीम है जिसमें समर्पित नेता बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वहीं नई सरकार के गठन को लेकर आम लोगों का क्या कहना है, सुनिए। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर आई शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने। प्रज्ञा जी हमारे साथ है। प्रज्ञा जी, क्या कहना है? मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है, 3 महिलाएं हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मुझे लगता है ये बिहार के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ संकेत है आगे के लिए। मुझे लगता है बिहार आगे बहुत विकास की प्रगति में अग्रसर होगा और नीतीश जी की सरकार और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। क्या कहना है आपका, बताइए। आप तो पूरा पार्टी कार्यकर्ता के रंग में रंगे हुए हैं, युवा हैं। जी, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है। मैं एक बीपीएससी का छात्र हूँ। हमने वोट देकर अपना काम तो कर दिया है और मैं एनडीए के महागठबंधन सरकार से चाहूँगा कि युवाओं को बेरोजगार पे ध्यान दे, बिहार में उद्योग का निर्माण करे और लोग पलायन का जो मुद्दा है बिहार में, उद्योग लगाए ताकि लोग जो है बाहर नहीं जा सके और ऐसा उद्योग लगाए कि बाहर के लोग बिहार में आके काम करें। हम यही मोदी जी और नीतीश कुमार से बहुत बढ़िया बात आपने कही। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अभी पूरे बिहार में जैसे प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं, नीतीश जी भी बोले हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पे पलायन रुकेगा और यहाँ इंडस्ट्री आएगी। इस बार सारे लोग एक साथ हैं और आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी फिर से नीतीश जी हैं और इस बार और आगे बिहार को लेके जाएंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी सफलता हासिल की है। एनआईए ने 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी के साथ इस मामले में कुल गिरफ्तारियां 6 हो गई हैं। चारों आरोपियों को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज के प्रोडक्शन ऑर्डर पर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से हिरासत में लिया। एनआईए ने आरोपियों की पहचान पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉक्टर अदील अहमद राथर, लखनऊ के डॉक्टर शाहीन सईद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वागे के रूप में की है। एनआईए की जांच के अनुसार इन सभी ने इस आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। इससे पहले एनआईए ने 2 अन्य आरोपियों आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर धमाके में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी, और जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने हमलावर को तकनीकी सहायता दी, को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जांच अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही है और विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर पूरे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ब्रिटेन के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट में वाड्रा पर भंडारी के माध्यम से अवैध संपत्तियां हासिल करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उन्होंने आरोपों का खंडन किया है। इसे राजनीतिक साजिश बताया है। ईडी की जांच जारी है और आगे की सुनवाई कोर्ट में होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने इसे खतरनाक, बिना योजना वाला और अमानवीय करार देते हुए कहा कि 3 साल का काम 3 महीने में थोपने से पूरा प्रशासनिक ढांचा दबाव में है। बीएलओ पर अत्यधिक बोझ, ट्रेनिंग की कमी, सर्वर की दिक्कतें और अव्यवहारिक टाइमलाइन से स्थिति और बिगड़ रही है। ममता ने आरोप लगाया कि जलपाईगुड़ी में एक आंगनबाड़ी वर्कर ने इसी दबाव में आत्महत्या कर ली, जबकि कई और मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि धान कटाई और आलू बुआई के पीक सीजन में लाखों किसानों से फॉर्म भरवाना अव्यवहारिक है, जबकि बीएलओ को कारण बताओ नोटिस व धमकियां मिल रही हैं। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि गलत एंट्री के डर से असली मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। उन्होंने प्रक्रिया की समीक्षा, समय सीमा बढ़ाने और पर्याप्त समर्थन देने की मांग की। चुनाव आयोग ने जब से देश में एसआईआर 2.0 की शुरुआत की है, उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। एसआईआर के शुरू होने के बाद से पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी वापस बांग्लादेश जाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच बंगाल भाजपा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर यह दावा किया कि मोहम्मद मुल्ला नाम का एक बांग्लादेशी व्यक्ति है, जिसने एक स्थानीय महिला से शादी करके अपने ससुर को अपना पिता बना लिया, जिसके बाद मोहम्मद मुल्ला पश्चिम बंगाल में मतदाता बन गया। मोहम्मद मुल्ला नाम का ये व्यक्ति बंगाल के सेरामपुर में रह रहा है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती।
प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यदि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 यानी कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने की राज्यपाल की शक्ति के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना विधेयकों को रोकने की अनुमति दी जाती है तो ये संघवाद के हित के खिलाफ होगा। ये फैसला सुनाने वाली पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति AS चंदूरकर भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि हमें नहीं लगता कि राज्यपालों के पास राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को रोके रखने की असीमित शक्ति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत उच्चतम न्यायालय की राय मांगे जाने पर पीठ ने राष्ट्रपति के संदर्भ के मामले में जवाब देते हुए कहा कि राज्यपालों के पास 3 विकल्प हैं, या तो वो विधेयकों को मंजूरी दें या पुनर्विचार के लिए भेजें या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजें। संविधान पीठ ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करना संविधान द्वारा प्रदत्त लचीलेपन के विरुद्ध है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के मामले में राज्य के राज्यपाल द्वारा रोक कर रखे गए विधेयकों को उच्चतम न्यायालय द्वारा 8 अप्रैल को दी गई मान्य स्वीकृति को भी अनुचित बताते हुए कहा कि ये संवैधानिक प्राधिकार के कार्यों को वस्तुतः अपने हाथ में लेने के समान है। शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला दिया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता। गौरतलब है कि यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा गया था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल पूछे थे और इस मामले में 8 महीने से सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश की अवधि को 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए स्थगन के लिए एक पत्र दिया है। ये सुनवाई राहुल गांधी की उस याचिका पर हो रही थी जिसमें उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 29 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अधीनस्थ अदालत के समान आदेश को खारिज कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने 4 अगस्त को लखनऊ की अदालत में लंबित मामले में आगे की कार्यवाही पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग की यात्रा करेंगे, जहां वो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव आर्थिक संबंध सुधाकर दलेला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका की 4थी आधिकारिक यात्रा होगी। इससे पहले वो 2016 में द्विपक्षीय दौरे पर और 2018 व 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने कहा ये पहली बार है जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित हो रहा है। दलेला ने कहा कि भारत के लिए ये सम्मेलन अहम है क्योंकि 2023 की सफल अध्यक्षता के बाद भारत अपनी प्राथमिकताओं की निरंतरता सुनिश्चित करना चाहता है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be visiting Johannesburg, South Africa from 21st to 23rd of November to attend the G20 Leaders Summit at the invitation of President of South Africa. This will be Prime Minister's 4th official visit to South Africa, following his bilateral visit in 2016 and later for the 2 BRICS summits in 2018 and 2023. This is the first G20 summit that will be happening on African soil, and
in that context will bring the spotlight on the development issues of Africa as also of the global South. विदेश मंत्रालय के सचिव आर्थिक संबंध सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था, जिससे ये समूह अब वैश्विक जीडीपी के लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करता है। शिखर सम्मेलन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व विकास और एसडीजीज के क्रियान्वयन पर मुख्य चर्चा होगी। The summit will be important for India to ensure continuity of its priorities in the G20 after having hosted a very successful presidency in 2023. As you are aware, the G20 has emerged as a premium forum for international economic cooperation, as well as for discussing matters of global significance. The G20 provides an excellent opportunity for the leaders of these large economies and emerging economies, representing over 85% of global GDP and around 3/4 of the world population, to come together and discuss important issues impacting the world. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आज मणिपुर के 3 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे। राज्य पदाधिकारियों द्वारा इम्फाल हवाई अड्डे पर आरएसएस प्रमुख का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। संगठन के एक राज्य पदाधिकारी ने बताया कि उनकी ये यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह का हिस्सा है। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान मोहन भागवत पूर्वोत्तर राज्य में संगठन के कामकाज की निगरानी करने के लिए आरएसएस सदस्यों के साथ कई बैठकें करेंगे। आरएसएस प्रमुख राज्य के उद्यमियों, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के आदिवासी नेताओं, प्रमुख नागरिकों और युवा संगठनों के नेताओं के साथ भी संवाद करेंगे। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। दीक्षा ने महिलाओं के व्यक्तिगत गोल्फ के आखिरी दौर में 11 अंडर स्कोर करके बृहस्पतिवार को स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वो 14 स्ट्रोक के साथ पोडियम पर शीर्ष पर रहीं। दीक्षा ने पहले दिन 4 अंडर 68 स्कोर किया था। वहीं डेफलिम्पिक में निशानेबाजी में पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। माहित सांधू ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्रोन में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 619.7 के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। भारत के अभी तक कुल 13 पदक हुए, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।